Good morning students, welcome to Vardhan online classes for class 12th physics. In previous video we have seen a network problem in worksheet. आज हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करेंगे. वर्कशीट पार्ट 2 के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ था और उसमें कैलकुलेट करना था I1, I2 एंड I3. एक बार इस सर्किट के बारे में समझ लेते क्या होता है. इस सर्किट के अंदर 14 वोल्ट एंड 10 वोल्ट की 2 बैटरीज कनेक्टेड है. 6 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम के 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं. इसके अलावा इसमें 2 जंक्शन पॉइंट है C एंड D. तो किरचॉफ्स लॉ से इस सर्किट को सोल्व कैसे करना है ये हम देखेंगे. तो सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाते हैं. किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या था? जंक्शन लॉ. हम C पर जंक्शन लॉ लगाएंगे. अप्लाई जंक्शन लॉ एट जंक्शन C. जंक्शन C पर जंक्शन लॉ लगाते हैं. जंक्शन लॉ क्या था? द समेशन ऑफ currents enter the junction equal to summation of currents leaving the junction. तो यहाँ पर जंक्शन C पर जितनी भी करंट एंटर कर रही है उनका सबका सम इक्वल टू जितनी भी करंट लीव कर रही है उन सबके सम के बराबर होगा. तो यहाँ पर 2 करंट लीव कर रही हैं I1 एंड I2 दिख रहा है. यहाँ से I1 यहाँ से लीव हो रही है और यहाँ से I2 बाहर निकल रही है और एंटर कौन सी कर रही है? I3. तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I3. इक्वेशन नंबर 1. फिर नेक्स्ट हमको लगाना है किरचॉफ्स सेकंड लॉ. यहाँ पर इस 2 लूप बनेंगे. एक लूप ऊपर वाला, एक लूप नीचे वाला. फर्स्ट लूप के अंदर हमको एक किरचॉफ्स सेकंड लॉ लगाते हैं, लूप लॉ. इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हमको एक डायरेक्शन असाइन करनी पड़ती है. डायरेक्शन असाइन करने के लिए हम मान लेता हूँ कि मैंने ऐसे डायरेक्शन असाइन कर लिए एंटी क्लॉकवाइज. मतलब कि करंट जो होगी नेट करंट, इस लूप के अंदर 2 करंट आ रही है, एक हो रही है I1 और एक जा रही है I2 इस लूप के अंदर. तो नेट करंट जो होगी I1 I2 को मिलाकर वो नेट करंट मान लेते कि हम इस डायरेक्शन में चल रही है, इस ऐसे फ्लो हो रही है. हम चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. मैंने ये डायरेक्शन इस तरीके से ली है. आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वापस होमवर्क में या रफ कॉपी के अंदर इस डायरेक्शन को उलट करके देखना तो भी आंसर आ जाएगा. अभी मैंने डायरेक्शन इस तरीके से लिए. तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या था कि किसी लूप के अंदर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा उन सब का सम, जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस वोल्टेजेस का सम जो होगा वो उस लूप के अंदर जितनी बैटरी कनेक्टेड हैं उन सब के समेशन के, उन सब के EMF के समेशन के इक्वल होगा. तो आगे हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ इसमें अप्लाई करेंगे. इसमें किरचॉफ्स सेकंड लॉ अप्लाई किया कौन से लूप के अंदर? C, D, F, E एंड वापस उसी पर ख़त्म करना पड़ेगा C पर. तो कौन से लूप पर अप्लाई करना है? C, D, F, E, C. ध्यान रखना यहाँ पर जो इसका ऑर्डर है वो वैसा ही रहेगा जो हमने डायरेक्शन ली है. हमने डायरेक्शन इस तरीके से ली है तो इसका ऑर्डर भी C, D, F, E, C रहेगा. अप्लाई करते हैं. इसके अंदर सबसे पहले हम I1 करंट लेते हैं. I1 करंट कौन से रेजिस्टेंस में से पास हो रही है? 6 ओम में से. और उसी डायरेक्शन में जो हमने मानी थी उसी डायरेक्शन में I1 जा रही है. हमने डायरेक्शन भी ऐसे मानी थी तो पॉजिटिव आएगा, यानी 6 × I1 समेशन ऑफ IR. फिर हम आगे जाते हैं 4 ओम की तरफ, दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ. दूसरे रेजिस्टेंस में से करंट जो पास होगी वो I2 होगी, लेकिन जो डायरेक्शन थी वो हमारी यहाँ से जाकर इस तरीके से आएगी और I2 की करंट ऊपर के डायरेक्शन में, यानी I2 इसके अपोजिट है. तो यहाँ पर जब IR का कॉम्बिनेशन लगेगा वो नेगेटिव होगा, यानी -4 I2. जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस वोल्टेज हमने निकाल लिया. राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं? जितने भी बैटरीज लगे हुए हैं उनका EMF का समेशन लिखते हैं. यहाँ पर बैटरी कौन सी लगी हुई है? एक तो ये 10 वोल्ट की और एक ये. हमने साइन कन्वेंशन के रूल में पढ़ा था
कि जब भी हम जो डायरेक्शन असाइन कर रहे हैं उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जब हम देखेंगे तो बैटरी को पॉजिटिव लिखना है। तो यहाँ पर हमारी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से, तो हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं 10 वोल्ट की बैटरी में, तो 10 वोल्ट की बैटरी पॉजिटिव में लिखना है। आगे फिर हम 14 वोल्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी हम जैसे ही ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 14 में भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 6i1 माइनस 4i2 इक्वल टू 24, या इसको सोल्व करें और आगे तो ये हो जाएगा 3i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 12। मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट अब सेकंड लूप की बारी, इस लूप की बारी। इस लूप में भी किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है, लूप लॉ अप्लाई करना है। मैं इसमें डायरेक्शन इस तरीके से बना देता हूँ, आप चाहें तो इसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से डायरेक्शन बनाने पर लूप लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस वोल्टेज, तो 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं इस लूप के अंदर, एक तो होगा 6 ओम वाला और एक होगा 2 ओम वाला। तो 6 ओम के अंदर जो करंट होगी वो कितनी पास होगी, I1, और वो उसी डायरेक्शन में जो हमने माना है, तो 6i1 आ जाएगा। फिर ये करंट यहाँ से चलती हुई यहाँ पर आएगी, यानी I3 जो करंट है वो यहाँ पर आएगी और वो उसी डायरेक्शन में है जो हमने मानी है। तो I3 भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, यानी 2i3 इक्वल टू, अब बैटरी इस लूप के अंदर एक ही बैटरी कनेक्टेड है और हमारी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हमने ये वाली डायरेक्शन मानी थी। तो यहाँ पर जाकर नेगेटिव टू पॉजिटिव ही जाएंगे हम। तो 10 वोल्ट इसका, सॉरी 10 आएगा यहाँ पर, 6i1 प्लस 2i3 इक्वल टू 10। इसको भी हम सोल्व कर देते हैं, यह आ जाएगा 3i1 प्लस i3 इक्वल टू 5। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, तो यहाँ पर इक्वेशन सोल्व करने के लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व करने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो सब में इक्वल होते हैं। तो जो हमारे सेकंड इक्वेशन थी उसके अंदर I1 एंड I2 आ रहे थे, और अब जो इक्वेशन आ रही है उसके अंदर I1 एंड I3 आ रहे हैं। तो हमको इसको सोल्व करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा I1 और I2 के अंदर। कहाँ से रिजोल्व करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 से I3 की जो वैल्यू थी वो I1 प्लस I2 थी। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3i1 प्लस I3 की जगह क्या आ जाएगा, I3 इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 4i1 प्लस I2 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। So we have two equation number 2 and equation number 3. We have to solve this equation by elimination method or substitution method or cross multiplication as you want. इसको जब सोल्व करेंगे तो मैं सीधा अभी आंसर लिख रहा हूँ, आप सबको इसको सोल्व करना है, जो आपने 10th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कैसे सोल्व करते हैं इन इक्वेशन को। तो इसका जो आंसर आएगा I1 इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू -3 एम्पियर। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर I1 इक्वल टू 2 एम्पियर एंड I2 इक्वल टू -3 एम्पियर। 2 करंट हमने मेज़र कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। तो अब बारी आती है तीसरे करंट की। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I3 की जो वैल्यू थी किसके इक्वल थी, I1 प्लस I2 के इक्वल वैल्यू रख देते हैं। I1 जो थी वो 2 एम्पियर प्लस I2 जो थी वो -3 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू आ जाएगी -1 एम्पियर। तो हमारे पास तीनों करंट्स आ चुकी हैं। I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इक्वल टू -3 एम्पियर, I3 इक्वल टू 1 एम्पियर। एम्पियर जो होगा वो करंट की यूनिट होगी। अब ये माइनस साइन का क्या
लॉजिक है। माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन तभी आता है जब हम नेटवर्क कोई बना रहे हैं और हम डायरेक्शन लिखते हैं, डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो अगर हमारी गलती से या जानबूझ के अगर अपन डायरेक्शन को गलत करते हैं तो आगे माइनस आता है। जैसे यहाँ पर I2 के अंदर -3 एम्पियर का आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि जो बुक के अंदर डायग्राम दिया हुआ था जिसमें I2 इस तरीके से असाइन की थी, वो इस ऐसे असाइन ना होकर उसकी डायरेक्शन एक्चुअल में क्या होगी? ऊपर की डायरेक्शन में। यानी अगर ऐसा नेटवर्क हम खुद कनेक्ट करें वायर से और बैटरी से, तो उसके अंदर जो I2 करंट होगी वो अप साइड में फ्लो होगी, ना कि नीचे की डायरेक्शन में। ऐसा पॉसिबल है कि डायग्राम के अंदर करंट कैसे भी दे सकते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन सही है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर करंट की डायरेक्शन सही नहीं है, रिवर्स है, तो आंसर में नेगेटिव आएगा। आई होप आप सबको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।